अच्छा आ गए सब लोग, सबको इंतजार था इसी शुभारंभ बैच का। आप राजस्थान, यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, जहां पर भी किसी भी कोने में बैठे हो, आपको इंतजार रहता है कि कोई ऐसा टीचर आए जो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, नीट, इन सब के एंट्रेंस एग्जाम में दूं तो मेरा फिजिक्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो, या फिजिक्स की के क्वेश्चंस मेरे सबसे ज्यादा अच्छे सोल्व हो। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनका सिलेक्शन सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता कि उनका फिजिक्स बहुत कमजोर रह जाता है। फिजिक्स वो पार्ट है बच्चों जो बायोलॉजी का स्टूडेंट भागता है और टीचर उसके पीछे पीछे भागता है, बच्चा पकड़ में नहीं आता है, बच्चा कहता है मुझे फिजिक्स से डर लगता है, मुझे फिजिक्स नहीं पढ़नी। ये फिजिक्स वो सब्जेक्ट बच्चों जिससे इतना बच्चा डर चुका होता है कि वो फिजिक्स के क्वेश्चन ही सोल्व नहीं करता। जी हां, मैं एलके और स्वागत करता हूं आप लोगों का हेलिक्स के अंदर। और हम लोग कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, नीट, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, इन सब के एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक थ्योरी क्लासेस का बैच और एमसीक्यूज का बैच जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध है। मैं बात करूं तो हमारे जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि बीएससी नर्सिंग के लिए कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं। मैं बताता हूं, एम्स के अंदर, आरयूएचएस के अंदर, एबीवीएमयू के अंदर, बीसीसी के अंदर, पीएनएसटी के अंदर, पीजीआई के अंदर, इवन एक एमएनएस के अंदर भी क्या होता है, नर्सिंग के एग्जाम्स लगते हैं। बहुत सुनहरा मौका होता है यहाँ पे गर्ल्स के लिए कि गर्ल्स के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज केवल गर्ल्स को ही क्या करती है, सिलेक्ट करती है, वहां पर बॉयज की एंट्री नहीं है। इसके बारे में अगली वीडियो में अपन लोग पढ़ लेंगे। मैं और बताना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि जो फिजिक्स का जो पोर्शन है, फिजिक्स का जो पोर्शन है उसको हम लोग डील करेंगे। बहुत सारे बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं, कहीं यूनिवर्सिटी में केवल 12th का सिलेबस पूछा जा रहा है, कहीं पर 11th तक पूछा जा रहा है, लेकिन आपका फिजिक्स के बेसिक्स आपके कंप्लीट होने ही चाहिए। कई बार मैं देखता हूं, ऑनलाइन देखता हूं, ऑफलाइन देखता हूं, डायरेक्ट जो है क्लास पे जाकर के उसको सोल्व किया जाता है, लेकिन नहीं, क्योंकि बच्चे आप लोग 11th में अच्छे से नहीं पढ़े हो। आप सबकी 11th कमजोर है, आपका फंडामेंटल मैथमेटिक्स कमजोर है, अगर आपका यूनिट एंड डायमेंशन कमजोर है तो आप 12th का एक सिंगल क्वेश्चन भी ढंग से नहीं कर पाओगे। जो बच्चे न्यूमेरिकल्स रटते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना, आपका सिलेक्शन होना या नहीं होना 80% फिजिक्स पर डिपेंड करता है। जो बच्चे आज तक सिलेक्ट नहीं हुए वो आपको यही बोलेंगे हमारा फिजिक्स का पेपर छूट गया था। वो आपको यही बोलेंगे मेरा फिजिक्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ था। वो यही बोलेंगे इस बार फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज्यादा आ गए थे। वो आपको यही बोलेंगे कि फिजिक्स के क्वेश्चन थोड़े टफ थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उस फिजिक्स की जिससे बच्चा 11th क्लास से डरता आता है। वो बायोलॉजी इसलिए लेता है कि उसकी मैथ अच्छी नहीं है, लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं तो एक तरह से मैथ ही तो हो जाती है, इसलिए बायोलॉजी के बच्चे एंट्रेंस देने से घबराते हैं और प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं। एक कहानी और एक सच बताऊंगा प्राइवेट कॉलेज का। अगर आपने बच्चों प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया तो आपने जिंदगी में ऐसा क्या उखाड़ लिया जो आपने स्पेशल किया। प्राइवेट कॉलेज में बहुत सारे बच्चे करके आज 5,000 रुपए की नौकरी कर रहे हैं। या फिर प्राइवेट घटिया कॉलेज में एडमिशन मिल गया है तो वहां पर कोई प्रैक्टिकल नाम की कोई चीज नहीं हो रही है, प्रैक्टिकल नहीं होगा तो आने वाले टाइम पर जो एग्जाम लगेंगे आपके सरकारी नौकरी के लिए तो सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगा। जब तू सरकारी नौकरी नहीं लग पाएगा तो ऐसे बीएससी नर्सिंग कोर्स करने से, ऐसे कॉलेज चूज करने से क्या फायदा जो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। बी अवेयर, आपको अच्छे से 1 साल मेहनत करनी है ताकि आप अच्छे से कॉलेज में जाए। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं यहां से क्यों पढ़ूं, मैं हेलिक्स से क्यों पढ़ूं। क्लास लेना, फर्क समझ में आ जाएगा। और एक चीज कहता हूं, खामोश हूं लेकिन निशाना मेरा तय है, मंजिल मेरी तय है, सफलता मेरी तय है, निश्चित रूप से सफल मैं होऊंगा। खामोश रहकर मेहनत करो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जितना दिखावा करके पढ़ाई करोगे उतना ही छलावा तुम्हारे साथ होता है, क्योंकि नेचर तुम्हें सिलेक्ट करवाएगा या नहीं करवाएगा ये नेचर पे छोड़ दो। तुम्हारा काम है पढ़ना और बेस्ट पढ़ने की तैयारी तुम लोग आज से, अभी से और अभी मेहनत करके चालू कर दो, क्योंकि जो टाइम मिला है वो टाइम ड्यूरेशन कम है। 2 साल का कोर्स है, उसके अंदर केवल थ्योरी नहीं है, न्यूमेरिकल्स भी है। तो कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना इसकी आपको, और यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोग हो और अगर आपके 80 नंबर नहीं आ रहे, आप एक एक क्लास ज्वाइन करो, 80 नंबर आपके आराम से आ जाएंगे। अभी पिछले बार जो सिलेक्शन हुआ हर्ष धाकड़ का एसएमएस में, मात्र हमारी कोचिंग से 35 दिन भी नहीं था, मुश्किल से 20-25 दिन था बच्चों,
20 या 25 दिन यहाँ आकर के उसने पढ़ाई करी और 25 दिन के अंदर हर्ष धाकड़ एसएमएस मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग के लिए सिलेक्ट हुआ। ऐसे एक बच्चा और है जो लैब असिस्टेंट के लिए, हम लोग लैब असिस्टेंट की तैयारी कराते हैं, लैब असिस्टेंट के लिए मात्र 36-37 दिन के अंदर उस बच्ची ने एडमिशन लिया था और 36-37 दिन के अंदर वो सिलेक्ट हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इतने कम टाइम में सिलेक्ट होना है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपको सिलेक्ट होने का जो क्राइटेरिया है सही तरीके से पढ़ना, चाहे जितने भी तमाम तरह के एंट्रेंस हो, सिलेक्शन होना नहीं होना डिपेंड्स ऑन द फिजिक्स। फिजिक्स वो बुक है जो आपको डराती है, वो बुक आपको पढ़ाती है। लेकिन लेट्स बी स्टार्ट करेंगे अभी, जब तो पता लगेगा बहुत इजी चीजें हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लोगों ने थोड़ा टफ बना रखा है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत बहुत इजी। स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। ये मत बोलना कि यूनिट डायमेंशन कहाँ आता है, यूनिट डायमेंशन फिजिक्स का बेस है। ये 11th का पार्ट भी है, 12th का पार्ट भी है, बस हमारी बुक के अंदर 11th में दे रखा है, लेकिन इसका क्वेश्चन 12th के अंदर आप जैसे क्वेश्चन पढ़ते ही हो कि जैसे कि एनर्जी की विमा क्या है या एनर्जी का डायमेंशन क्या है, तो ऐसा क्वेश्चन सेम 12th में भी आता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक का डायमेंशन क्या है। तो ये डायमेंशन से मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, कम से कम 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। और एक क्वेश्चन अगर सोचो तुम्हारा फिजिक्स के अंदर, कई बार बच्चे बोलते हैं सर मेरे फिजिक्स में 10 क्वेश्चन और सही हो जाते हैं ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। बेटा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फिजिक्स का, कहते ही है ना अपन लोग कि फिजिक्स में यार मेरे 10 क्वेश्चन सही हो जाते तो मेरे 67 से 77 हो जाते और मैं सिलेक्ट हो जाता। वो 10 क्वेश्चन फिजिक्स का एक क्वेश्चन ट्रैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे को फिजिक्स में मान लो कि रे ऑप्टिक्स समझ में नहीं आती, छोड़ दे, बाकी चैप्टर तो पढ़। तुम उसको पढ़ते हो जो तुम्हें नहीं आता और क्वेश्चन से एक आना है या 2 आना है, लेकिन तुम उसको नहीं पढ़ रहे हो जहां से क्वेश्चन ज्यादा आने। समझ में आ रही बात। और जो इजी है तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है, जो हमें अच्छे से आता है उसको हम पहले करेंगे, जो हमें अच्छे से नहीं आता है उसे हम लोग बाद में करेंगे। रिवीजन भी हम आपको साथ साथ करवाएंगे और 100% हेलिक्स है तो मुमकिन है इसी के साथ में स्टार्ट करते हैं और रिजल्ट को अचीव करते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट क्लास ऑफ फिजिक्स एंड टॉपिक इज द यूनिट एंड डायमेंशन। स्टार्ट करते हैं, फटाफट आ जाइए मेरे साथ में। चलिए सभी ऑफलाइन वाले स्टूडेंट जो बैठे हैं नोटबुक्स ओपन कर लेंगे, ऑफलाइन के अलावा जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो भी नोटबुक ओपन कर लेंगे, बिकॉज इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर द RUHS एंट्रेंस एंड ऑल स्टेट एंट्रेंस फॉर BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी एंड फिजियोथेरेपी एंड ऑल्सो नीट का कोई बच्चा अगर मेरी डरता है फिजिक्स से, नीट का कोई भी बच्चा फिजिक्स से डरता है, एक बार मेरी क्लास ले लेना, फिजिक्स से डरना बंद हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आप लोगों की होने वाली है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ये किसका पार्ट है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोबारा से कि ये 11th 12th दोनों का ही पार्ट है। दिस इज द बेसिक फॉर वेरी बेसिक फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, ये बहुत बेसिक है और 11th 12th दोनों का पार्ट है बच्चों। दिस इज द पार्ट फॉर 11th एंड 12th ऑल्सो। 2 क्वेश्चन कम से कम आप लोगों को यहां से मिलेंगे और मैं बार बार कह रहा हूं कि फिजिक्स का तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए चैप्टर आ चुका है, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे पेपर्स इंग्लिश में होते हैं, बहुत सारे केवल इंग्लिश में, और बहुत सारे पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी होते हैं। तो हम उस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट साथ साथ कवर कर पाए। देखिए आपका चैप्टर का जो नाम है समझिए, उस चैप्टर का नाम है इकाई, उस चैप्टर का नाम है इकाई एंड विमा। हिंदी के अंदर इकाई एंड विमा बोलते हैं। हालांकि इस चैप्टर के एक टुकड़ा और करूंगा, इस चैप्टर का जो नाम होना चाहिए था बच्चों, जो गलती हो गई इन लोगों से, इस चैप्टर को मैं 3 टुकड़ों में कन्वर्ट करूंगा, यूनिट, डायमेंशन और तीसरा मेजरमेंट। मैं आपको बोल रहा था कि मैं आप एक बार अच्छे से लिख देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे। मैं इस चैप्टर को 3 नाम में कन्वर्ट करूंगा, यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट।
क्या बात करने वाले इसके बारे में? देखिए, यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट, तीन चीजें। यूनिट का मतलब इकाई, बात करेंगे इकाई क्या होता है, या इसी को बोलते हैं मात्रक। क्या बोलते हैं? मात्रक। जैसे मैंने बोला 2 किलो आलू, तो किलो क्या है? मात्रक। मैंने बोला 4 मीटर लंबाई, तो मीटर क्या है? लंबाई। मैंने बोला 2 पौंड कोई भी वजन है किसी चीज का, तो पौंड क्या हो गया आपका? इकाई या मात्रक। तो ये मात्रक है। डायमेंशन आपने देखा होगा कि ऐसे ब्रैकेट में लिखा होता है M0, L0, T0 या T1, इस तरह से। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है हम लोग क्या बोलते हैं? डायमेंशन या विमा। दिस इज विमा एंड दिस इज इकाई मात्रक। इकाई मात्रक जैसे किलोग्राम हो गया, आप मीटर लिख रहे हो, न्यूटन लिख रहे हो, ये सब क्या है आप लोगों का? मात्रक। ये क्या आपका? डायमेंशन। और मेजरमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि मैंने बोला 2 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन तो इससे 100% कोई सा भी पेपर हो, दुनिया के किसी, दुनिया की बोल रहा हूं, इंडिया की बात कर ले, छोड़ो दुनिया की बात नहीं कर रहे, इंडिया का कोई पेपर ऐसा नहीं, नीट, आईआईटी, पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, लैब असिस्टेंट, कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जो यहां से क्वेश्चन नहीं उठा था। क्यों? दिस इज द बेसिक फॉर द फिजिक्स। और वो अभी बेसिक चेक करना चाहता है, क्योंकि अगर डॉक्टर ही कोई ऐसा बन गया, वो कैंची छोड़ देगा, अगर उसको ऐसे बेसिक्स ही नहीं आते तो क्या तैयारी करेगा? क्या डॉक्टर बनेगा रे तू? है ना? तो ये यहां से क्वेश्चन 100% आता है। और अगर उसको मन है कि भैया और बेसिक चेक करना है, तो आपने देखो मेरी लंबाई कितनी, मान लो 4 फुट और 2 इंच है, और इस भाई ने चेक किया तो मेरी थी 4 फुट 4 इंच, मतलब 2 इंच का क्या आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है? त्रुटि। मेजरमेंट में त्रुटियां आ रही है, एरर्स आ रहा है। तो एक क्वेश्चन एरर से आता है, त्रुटि से। एक क्वेश्चन त्रुटि से पैरामेडिकल के पेपर में तो ये आता ही आता है। अब पैरामेडिकल पेपर में एरर से क्वेश्चन क्यों आता है? क्योंकि हमारे जो हम आगे पढ़ते हैं मेजरमेंट, जब आगे आगे आप बीआरटी करते हो, बीएमएलटी करते हो, बीएफटी करते हो, वहां पर आप मेजरमेंट करते हो। जैसे आंखों का मेजरमेंट हो गया, आपके रेडिएशंस का मेजरमेंट हो गया, लेबोरेटरी में मेजरमेंट्स होते हैं। तो मेजरमेंट का क्वेश्चन जानना चाहता है कि तेरे मेजरमेंट्स ठीक है या नहीं है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एवरीथिंग फाइन? ओके। तो एरर से क्वेश्चन आएगा। मेजरमेंट में जो दिक्कतें आती हैं, तो एरर से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आपका यहां से आता है, और आपके बीएससी नर्सिंग वालों के लिए यहां से क्वेश्चन जनरली बहुत पूछता है। देखो, एरर्स बेसिक, आपने अब कोई, कई मेरे पास कोई बच्चा आता है कि साहब ये तो नर्सिंग में नहीं आया, आरएचएस में, ये बोले सिलेबस में नहीं है। पिछले साल ही क्वेश्चन आ गया कि वोल्टेज के अंदर परसेंटेज एरर इतना, करंट के अंदर परसेंटेज एरर इतना। आप बताइए आपका रेजिस्टेंस के अंदर, यानी कि आपके प्रतिरोध के अंदर कितनी प्रतिशत त्रुटि होगी? ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब देखो, बेसिक यहां से स्टार्ट हो रहा है, और क्वेश्चन कहां पूछा है? आपके इलेक्ट्रिसिटी से पूछा है। तो यहां पर कंफ्यूजन है। ये बेसिक अगर फिजिक्स का नहीं हुआ ना, खत्म हो जाएगा मामला। इसलिए पढ़ना जरूरी है, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट, आप लोग यहां तक लिख लिए, हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे फटाफट से। और ये भी आप लोग लिख लीजिए कि यहां पर हम लोग मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और मिनिमम 1 क्वेश्चन 100% इस चैप्टर से। फटाफट से लिख लीजिए। सभी बच्चे यूनिट एंड डायमेंशन पर अपन लोग चल रहे हैं। बहुत आराम से पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, आप किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेंगे। फिजिक्स की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको पढ़ाई जा रही है। जितने भी बच्चे हैं वो शेयर कर दे क्लास को, ताकि और बच्चे भी हमारी क्लास से जुड़ पाए। दिस इज द फ्री यूट्यूब क्लासेस। ये यूट्यूब क्लास हमारी यहाँ फ्री भी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आए, आपके यहाँ पर स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, उस स्क्रीन पर आप कॉल कर सकते हैं, और आप हेलिक्स को फटाफट से ज्वाइन कर सकते हैं जितना जल्दी चाहे आप, क्योंकि बैच रनिंग में है। बाद में मौका नहीं मिलेगा प्यारे बच्चों, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो यहां पर मैंने बताया कि जो चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन, के साथ में मेजरमेंट भी होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग यहां पर एरर यानी कि त्रुटि की बात भी करेंगे। यहां से त्रुटि से भी क्वेश्चन आते हैं। आपने पिछले कुछ पेपर्स देखे होंगे तो आपको देखने को मिला होगा। और मैं आपको हमेशा एक चीज बताता हूं कि आपके क्वेश्चन जो है नीट लेवल को टच करते हैं। तो आप कोई भी क्वेश्चन, या नीट का ही पढ़ते हो आप लोग, बस थोड़ा सा क्वेश्चन हल्का फुल्का ऊपर नीचे होता है, बाकी लेवल वो ही है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को।
फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी या इसको बोलते हैं भौतिक राशि। अगर मैं क्वांटिटीज कर दूंगा तो भौतिक राशि हो जाएगा। तो पहला पॉइंट है फिजिकल क्वांटिटी, साथ साथ लिख सकते हैं आप लोग। अब ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, देखो सुनो, थोड़ा सा इंग्लिश में कर देता हूं। विच कैन बी मीजर्ड, मैं हिंदी में बोलूंगा भी कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी मैं इंग्लिश यूज करता हूं। जिनका मापन किया जा सकता है वो भौतिक राशि होती है। जैसे कि मेरे वजन का मापन हो सकता है, मास, कि जैसे कि मान लो मैं 100 किलो का हूं, ऐसा है नहीं वैसे, है ना, ऐसा तो नहीं है ना, 100 किलो का तो नहीं हूं मैं, मोटा हूं हल्का सा, पर कोई बात। जैसे कि मेरा वजन 100 किलो है, तो मेरे मास को क्या किया गया, वेट को क्या किया गया, मीजर किया गया। तो वेट क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। मैं धरती पर अपना वजन लगा रहा हूं कितना, अब इस चीज को समझना, मेरा मान लो वजन है 50 किलो, कितना है 50 किलो, उसमें आप जी मल्टीप्लाई कर दोगे, गुरुत्वीय त्वरण जी कितना होता है 10 होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जनरली 10 मान ले। अगर मैं अपने मास में जी मल्टीप्लाई कर दूं, 50 इंटू 10 कर दूं, तो क्या आ गया, 500 न्यूटन का वजन में क्या लगा रहा हूं, धरती पे लगा रहा हूं, वजन नहीं लगा रहा हूं, बल लगा रहा हूं। कितना लगा रहा हूं, 500 न्यूटन बल लगा रहा हूं मैं अपनी पृथ्वी पर। तो जो बल है, फोर्स है, वो भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि बल को भी हमने मेजर कर लिया, बोलो है ना। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं, हमने टाइम को भी मेजर कर लिया, तो टाइम भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। आगे बात समझ में, मैं 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा हूं, मैंने स्पीड को भी मेजर कर लिया, वो भी क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। जिसको भी मेजर किया जा सकता है वो क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी। फटाफट से छापो यार, फटाफट से लिखो। चमक में आ गया, चमक गया माइंड में, चमका या नहीं चमका, फटाफट बताओ। चमक गया है, वेरी गुड वेरी गुड, चमक गया। और जिनसे हम फिजिक्स के लो, फिजिक्स के लो डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब फिजिक्स के लो डिस्क्राइब कर सकते हैं का मतलब देखो सुन, एक न्यूटन का लो है, मान लो न्यूटन का एक फॉर्मूला है, V बराबर U प्लस ए टी, ये बाद में पढ़ लेंगे, याद करेंगे पर मान लो, या फिर आपने ये भी नहीं पढ़ा हो तो क्या आपने तो ये तो पढ़ाई है, आपने फिजिक्स में F बराबर है में तो पढ़ाई है, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर हिंदी में तो पढ़ाई है, बल बराबर द्रव्यमान इनटू त्वरण, ये तो पढ़ाई है। अब देखो सुनो, मैंने क्या कहा, द्रव्यमान को मेजर किया जा सकता है, बोलो हाँ है ना। मेरी गाड़ी किस स्पीड एक्सलरेट हो रही है, त्वरित हो रही है, तो त्वरण को भी हमने क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो जिसको भी मेजर किया जा सकता है उसको हमने क्या बोला, उसको हमने क्या बोला, फिजिकल क्वांटिटी। तो जिसको मेजर किया, और हम इससे क्या कर रहे हैं, फिजिक्स के फॉर्मूले बना रहे हैं, यानी कि हम इसका कहां यूज कर सकते हैं, फिजिक्स के लॉ से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर की, जहां पर जिनको मेजर किया जा सकता है वो क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। और दूसरा, जिनसे हम क्या कर सकते हैं, फिजिक्स के लॉ डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिजिक्स के नियम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे। क्लियर है। फॉर्मूला, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला डिस्क्राइब, फिजिक्स के लॉ से ही तो फॉर्मूले बनते हैं, फिजिक्स के लॉ या फॉर्मूला डिस्क्राइब कर सकते हैं, फिजिक्स के लॉ डिस्क्राइब कर सकते हैं या फॉर्मूला डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसे हम लोग, जिनसे हम फिजिक्स के लॉ डिस्क्राइब कर सकते हैं वो क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशियां, प्यारे बच्चों। अब मेरे को फिजिकल क्वांटिटी दो चार नाम बताओ, फटाफट से नाम बताओ दो चार। देखो भाई, फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटी, क्या हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल टाइम।
टाइम क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और बताओ लेंथ, लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। और बताओ वेट, वेट मास, वेट हो गया या मास आ गया, चलो ठीक है वेट। इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं ना कि इसके अंदर 5 एम्पियर धारा बह रही है, तो 5 एम्पियर को हमने क्या कर लिया, हमने उसका मेजरमेंट कर लिया, तो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। फोर्स, बल, कि मैं इस बोर्ड पर मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो ये भी क्या हो गया, फोर्स भी क्या हो गया आपका, फिजिकल क्वांटिटी। आगे बात करते हैं, अगर हमने स्पीड, किसी कोई किसी स्पीड से जा रहा है, हमने उसकी गति भी मेजरमेंट कर ली, स्पीड करेंगे, आपके जो मन में चल रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा। वेलोसिटी, वेग, है ना, ये सब क्या है आपके फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में लिख देता हूं, समय होता है ये, लेंथ आपकी लंबाई होती है, वेट वजन होता है, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा होती है बच्चों, फोर्स बल होता है, स्पीड चाल होती है, बाद में पढ़ेंगे ना थोड़ा सा, और वेलोसिटी क्या होता है, वेग होता है। ये सब चीजें जो है ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये इन सबको और भी बहुत सारे हैं, परावैद्युतांक हो गया, बहुत है ना, बहुत सारे, धारिता हो गई, है ना, किसी भी की धारिता में कितनी कैपेसिटी वो रखता है, वो सब हमने मेजर कर ली। तो एग्जाम्पल ही सारे किसके, आपके फिजिकल क्वांटिटी। और भी है, एक दो ही नहीं है, बहुत सारे हैं, तो इनके ऊपर चर्चाएं करते हैं, ठीक है। अब आता है कि जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं, अब फिजिकल क्वांटिटी जितनी भी है, इन फिजिकल क्वांटिटी को किससे डिनोट करेंगे, तो यहां पर समझो इस चीज को, फिजिकल क्वांटिटी डिनोट, फिजिकल क्वांटिटी डिनोट बाय क्यू। फिजिकल क्वांटिटी जो डिनोट की जाएगी मेरे प्यारे बच्चे, वो किससे डिनोट की जाएगी, इट विल बी डिनोटेड बाय क्यू, क्यू से डिनोट की जाएगी। अगर हम कहीं पर क्यू लिख रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे, तो क्यू के बारे में जब बात करेंगे तो वो क्या है, डिनोट बाय क्यू, हम फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करेंगे। फटाफट से लिख लीजिए, आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए। फटाफट से आगे चलते हैं। चलिए अब मैं बात करूं, चलिए चले आगे बेटा। गर्मियों का मौसम है और आप चले गए आम लेने, ठीक है। अब आम कौन से खाते हो, दशहरी आम, पीले आम, हरे आम, तोतई आम, जितने भी तरह के आम होते हैं, मैंगो, है ना। आप आम लेने चले गए और आपने बोला कि मुझे 5 किलो मैंगो चाहिए, भैया मुझे 5 किलो मैंगो देना। चले गया, भैया ने उठा के तोला और तुमको थैली में पड़ के दे दिया। तुम कहीं और तुलवाओगे तो भी 5 किलो ही है, और कहीं तुलवाओगे 5 किलो ही है, दिल्ली में तुलवाओगे तो 5 किलो, जयपुर में तुलवाओगे तो 5 किलो, ये तुम कहीं भी चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ तुम 5 किलो, है ना, और कहीं और चले जाओ 5 किलो। अब तुमने क्या कर लिया, 5 किलो क्या कर लिया, आम के लिए। अब तुमने क्या कर लिया, 2 दर्जन केले ले लिए, दर्जन का मतलब 24, 1 दर्जन 12 होते हैं, बोलो है ना। अब तुमने 1 दर्जन केले लेके तुम यहां से चले गए दिल्ली, तो भी 24, आप चले गए चंडीगढ़ तो भी 24, पंजाब चले गए तो भी 24, लखनऊ चले गए तो भी 24, पटना चले गए तो भी 24, लेकिन अफ्रीका चले गए तो वो जानते ही नहीं है दर्जन क्या होता है, वो किलोग्राम जानते हैं, वो दर्जन नहीं जानते। समझ में आ रही बात, हम बोल रहे कि हमारी लंबाई, हमारे मोड़े की लंबाई, मोड़ा मतलब लड़का, हमारे मोड़े की लंबाई भैया का, इसकी लंबाई 6 फुट 2 इंच है, 6 फुट 2 इंच। अब ये चले गए अफ्रीका, जानते नहीं फुट क्या होता है। तो हमको क्या जरूरत पड़ी कि मानक प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी कि हम क्या करें, किलोग्राम हर जगह चलेगा, पूरी दुनिया के अंदर क्या चलेगा, किलोग्राम चलेगा। तो इसलिए हमको ऐसा ही मात्रकों की जरूरत पड़ी, स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ी। देखिए तो यहां पर जो 5 है, समझना, ये जो 5 है ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, रटना नहीं है, ये क्या है बच्चा, न्यूमेरिकल वैल्यू है। बैठ जाइए, दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब कि भैया ये गणित का अंक,
मैथ का अंक है, मैथ का नंबर है। और जो किलोग्राम है वो क्या है? अब देखो सुनो, इसमें मैं क्या क्या कर सकता था। अगर मैं 5 किलो को, समझना, अगर मैं 5 किलो को ऐसे लिख दूं 5000 ग्राम, तो कोई नाराज तो नहीं होगा? अगर मैं दुकानदार को जाके बोलूं कि मुझे 5000 ग्राम केले दो, पहली बात तो घबरा जाएगा, वो सोचेगा 5000 केले मांग रहा है क्या। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 5000 ग्राम का मतलब क्या है? 5 किलो, है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग देखो वजन को ग्राम में, मिलीग्राम में, न जाने कितनी जगह कितनी चीजों से, पाउंड में, वजन को हम लोग पाउंड में, ग्राम में, टन में, बहुत जगह क्या डिनोट कर सकते हैं। लेकिन हमारी फिजिक्स ने क्या बोला, हमारे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि हम लोग क्या करेंगे, मास को केवल और केवल किलोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब स्टैंडर्ड बना दिया उसको, किसको? किलोग्राम को। तो किलोग्राम को हम लोग क्या बोलेंगे वो समझना। किलोग्राम जो होगा वो स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मानक प्रदर्शन बोला इसको, मानक प्रदर्शन किसका? अगर हम लोग किसी भी मास का मानक प्रदर्शन करेंगे, मतलब जो हर जगह मान्य है, उसको बोले मानक प्रदर्शन, तो वो कौन सा होगा? आपका किलोग्राम। समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं 5 किलो बोल रहा हूं तो 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और किलोग्राम क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। फटाफट से लिख लो यहां तक। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मानक प्रदर्शन या स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। किसी भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो, कमेंट कर देंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे स्पेशली कमेंट कर देंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। नीट का बच्चा हो, नर्सिंग का बच्चा हो, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, कहीं का भी बच्चा हो, बहुत अच्छी क्लास आप लोगों की हो रही है। क्लास का लुत्फ उठाइए, मजा कीजिए, मजा आ जाएगा। ठीक है जी, चलो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट भी ले लिए अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो क्यू का मतलब मैंने क्या बताया था? फिजिकल क्वांटिटी। ये 5 किलो क्या है? मास ही तो बच्चा, बोला है ना, मास है। तो मास क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी। जो नंबर है 5, उसको मैं कैसे रिलेट करूंगा? एन से। और किलोग्राम क्या है? यू, यूनिट। तो क्यू बराबर एन यू अपन लोग लिखते हैं। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब लिखते हैं तो हम उसके अंदर क्या लगाते हैं? क्यू बराबर एन यू। अब चलो मास छोड़ो, अगर मैंने बोला कि मेरे घर के अंदर 30 एम्पियर या 5 एम्पियर विद्युत धारा आ रही है, तो मेरे घर के अंदर विद्युत धारा कितनी आ रही है? 5 एम्पियर। तो विद्युत धारा क्या हो गया बच्चा? क्यू हो गया। ठीक है, अगर कितनी आ रही? 5 एम्पियर, तो एन क्या हो गया? 5। और ए क्या हो गया आपका? यू, यूनिट। तो इस तरह से हम लोग जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो उसके अंदर हम लोग एन रिप्रेजेंट करते हैं और यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यू एन यू आपको पता होना चाहिए। मतलब फिजिकल क्वांटिटी डिनोट करने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? पूछ लेगा कि फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिनोटेड बाय क्यू बराबर एन बाई यू, एन डिवाइड बाई यू, एन इंटू यू। तो दिस इज द एन यू। ओके, लिख लीजिए फटाफट। फटाफट लिख लिया तो आगे की ओर बढ़ते हैं बच्चों। स्क्रीनशॉट ले लिया तो आगे चले। देखिए, कहीं पर अगर मैंने लिए हैं 5 किलोग्राम आम, ठीक है, और मैंने कहा कि मैं इसको 5000 ग्राम भी बोल सकता हूं। यही तो बात हुई थी, बोलो हाँ है ना। चल, यहां पर इसका जो N1 है वो कितना है? 5। बोलो हाँ है ना। इसका जो N2 है वो क्या है? 5000। इसका जो U1 है वो कितना है? किलोग्राम। इसका जो U2 है वो क्या है? ग्राम। क्या दोनों का जो मास है, जो दोनों का मास है, क्या वो सेम है? बोलो हाँ या ना। आ रही बात समझ? तो क्या एक रिलेशन बनता है क्या कि N1 U1 बराबर हमेशा क्या होता है? N2 U2। बोलो हाँ या ना। पक्का? N1 U1 बराबर क्या होता है? N2 U2 होता है। दूसरी बात ये बोलू तो मास दोनों का सेम है। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब NU जो हुआ वो क्या हुआ? कांस्टेंट हुआ, दोनों का मास सेम रहा। बोलो हाँ या ना। यही क्वेश्चन आया था, यही क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या है तो लिखते हैं अपन।
ठीक है, अब आप लोग सोचोगे यार इससे क्वेश्चन कैसा आ सकता है ना, तो इससे क्वेश्चन कैसा था आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन था विच वन इज करेक्ट। एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन जो था लिखता हूं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन जो आया था वो था विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग, which one is correct regarding physical quantity। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। हिंदी में क्या बोला गया इसको, क्वेश्चन हिंदी में लिख देता हूं। भौतिक राशियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन जो आपको दिया गया, ऑप्शन नंबर ए, एन प्रोपोर्शनल 1/u, पहला ऑप्शन ये दिया गया। दूसरा ऑप्शन जो दिया गया वो क्या दिया गया बच्चों हमारे को, एन यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तीसरा ऑप्शन जो बच्चों आपकी स्क्रीन पर आया, वहां पर ऑफलाइन भी होता है ऑनलाइन भी होता है, जो तीसरा ऑप्शन जो आया वो आया N1U1 बराबर N2U2। और जो डी ऑप्शन बच्चा आप लोग का आया था वो ये था B and C both, what will be the answer। बिल्कुल, देखो मैंने बताया आप लोगों को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बात करिए कि N1U1 बराबर N2U2 है, 5 किलोग्राम 5000 ग्राम के बराबर है, और दोनों का मास कांस्टेंट है, दोनों 5 किलो उतना ही आना है, उतनी यहाँ आने, इसलिए NU बराबर क्या है, कांस्टेंट है। अगर बच्चों ये आप क्लास आज नहीं पढ़े होते तो ये क्या क्वेश्चन कर पाते। और तुम लोगों की बुद्धि क्या होती है, उल्टी होती है। जो बच्चा जो होता है नया नया पहली बार क्वेश्चन करता है उसको पता है क्या लगता है, ये अजीब अच्छा लग रहा है। तुम सोचो ये जो ऊपर ये होता है ना ऊपर नीचे वाले, हमें हमेशा गलत चीज पसंद आती है। हम पॉजिटिव है ही नहीं दुनिया में, हम तो नेगेटिव है। हमें तो वो समझ में आएगा जो अजीब सा लग रहा है, और तुम इसको टिक करके आ जाओ अगर यस यार क्या पेपर आया था, इतना लल्लू पेपर था ना, बस NU ABCD आ रही थी बोले तो वहां तो ABCD आ रही थी और हमारा गलत हो गया। आंसर क्या है आप लोगों का, ये भी सही है ये भी सही है, तो 100% फॉर्म में आपका आंसर जो सही हुआ वो कौन सा हुआ, डी, P and C बोथ। क्लियर है कि नहीं, फटाफट से लिख लेंगे इस क्वेश्चन को। आ रहा है मजा, एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे, हर क्लास इंपॉर्टेंट है, एक एक क्लास इंपॉर्टेंट है बच्चे। मैं या हमारी टीम कोई भी चीज फालतू नहीं कराती। चलिए अगला क्वेश्चन, फिजिक्स है तो क्वेश्चन से कैसे डरोगे भैया, फिजिक्स तो क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लासेस को रेगुलर करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस जयपुर में आप लोगों का स्वागत है, आप ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, अभी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर देंगे थोड़ी दिनों में, अभी यूट्यूब पर क्लासेस चल रही है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। जैसे सब्सक्रिप्शन आएगा आपको लगेगा कि हाँ ठीक है लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, वो डिपेंड आप पर है, पर जितना हम लोग क्योंकि बाउंडेशंस में हम लोग भी इंस्टीट्यूट के, तो हेलिक्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप जयपुर आइए, अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि किस्मत आपकी खुद लिखोगे। मैंने कहा ना खामोश हूं, लेकिन निशाना तय है, मंजिल तय है, सफलता तय है और रिजल्ट तय है। पढ़ोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, असंभव नाम की चीज नहीं होती है बच्चों, हमेशा संभव नाम की चीज होती है, असंभव नाम की चीज नहीं होती। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, देखो फिजिक्स है तो बिना क्वेश्चन, देखो हर क्लास के अंदर 2 क्वेश्चन तो मिलेंगे मिनिमम है, फिजिक्स में तो क्वेश्चन करने की आदत पड़ जाएगी तुम लोगों को। चलो क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करेक्ट ग्राफ
बिटवीन एन एंड यू। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि एन एंड यू के बीच में करेक्ट ग्राफ कौन सा है, या फिर हिंदी में कैसे आएगा सुनो, हिंदी में आएगा एन एंड यू के मध्य सही आरेख है। सही ग्राफ कौन सा है? और आरेख तो नहीं आता, वो ग्राफ ही आता है ना, लेकिन मैं शुद्ध हिंदी पढ़ो तुम लोग तो यार, है ना। सही आरेख कौन सा है उसके बारे में अपन लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जी, अब जो ग्राफ आपको दिए गए हैं वो कैसे थे बच्चा? वो ग्राफ कैसे तो समझना, तो देखो एक ग्राफ आपका इस तरह से था, एक बार मैं बना देता हूं ना, एक बार फिर अपन कर लेंगे ना। दूसरा ग्राफ ये था। तीसरा ग्राफ जो था मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर, मेरे प्यारे टकले टकले बच्चों पढ़ लो रे, बकलोलिया नहीं करेंगे, चैट नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो मेरे टकले बच्चों, तुम्हारा जो एक अगला ग्राफ था वो कुछ इस तरह का था, और आपका एक अगला ग्राफ जो था मेरे प्यारे बच्चों, डी ग्राफ की अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पे आता है कुछ इस तरह का, और आपका जो ग्राफ था अगला वो इस तरह का था। कौन सा ग्राफ सही है कमेंट करके बताइए, टाइम बच रहा है थोड़ा सा। अच्छा ये तो लिख दूं कहां पर यू है कहां पर एन है, और यहां पर जो था आपका ये यू है, यहां पर ये आपका एन है, ये भी यू है बेटा, ये आपका एन है, दिस इज यू एंड दिस इज एन, दिस इज यू एंड दिस इज एन। क्या कौन सा ग्राफ होगा फटाफट से कमेंट करके बताइए। यहीं से पढ़ा है, देखो अगर तुम पढ़ के चले जाते हो, थ्योरी हम अच्छे से पढ़ जाते हैं, एमसीक्यूज नहीं होते। सर मैंने तो वहां से ऑनलाइन क्लास ले ली थी, मैंने वही 700-800-1000 रुपए का कोर्स खरीद लिया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे तो 30 नंबर ही आ रहे हैं, मेरे तो 50 नंबर ही आ रहे हैं, मेरे तो 55 नंबर ही आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा ही होगा बेटा, सही जगह से पढ़ेगा तो सिलेक्शन होगा, वरना तुम लोगों का बिजनेस बना रहे हो, बनाते रहो। आ रही बात समझ में? अपने पास तो लिमिटेड बच्चे, लिमिटेड पढ़ाई, लिमिटेड सिलेक्शन और शानदार सिलेक्शन, ये चलता है। पुराना बैच तुमने देखा ही है, सबको सब लोग सिलेक्ट है। देखते हैं अब तुम्हारी बारी है, चलो कैसे होगा भाई। देखो अभी अभी हमने पढ़ा कि एन और यू, N1 U1 बराबर N2 U2 तो होता है, ठीक है ये भी पढ़ा, लेकिन हमें तो एन और यू से मतलब है, N2 U2 से मतलब नहीं है। यही बात समझ में आ गई। तो दूसरी बात हमारे आती है, तो हमने ये पढ़ा कि Q बराबर क्या होता है, एन यू भी होता है, ठीक है। फिर तीसरी बात आती है हमारी कि हमारा क्या था, एन यू क्या था, कॉन्स्टेंट था। ये यही पकड़ते हैं इसको, N1 U1 बराबर N2 U2 है। तो यहां पर एक चीज समझो, ये एन, ये चीज तो कांस्टेंट है। अगर मैं इस एन के बाद में यू को इधर लेके जाऊंगा तो क्या डिवाइडेड बाय यू आ गया, बोलो हाँ है ना। तो ग्राफ किसके बीच में बेटा, इसके बीच में और इसके बीच में, बोलो है ना। ग्राफ खींचने के लिए हमेशा ध्यान रखो, एक चीज इधर तो एक चीज इधर कर दो। समझ में आ रही बात? ग्राफ कहीं भी खींचना हो, आरे कहीं भी खींचना हो, एक चीज इधर कर दो और एक चीज को इधर कर दो। अगर बेटा ये चीज अगर समानुपाती में होती, प्रोपोर्शनल में होती, तो बेटा हमेशा ग्राफ कैसे बनता है, सुन लो, समझना इस चीज का, इस चीज को समझ लेना। अगर एन समानुपाती यू होता तो कैसा होता, देखो सुनो, ये होता और ग्राफ कुछ इस तरह से होता। आगे बात, ग्राफ इस तरह। अब इसमें फिजिक्स मैथ का लो लगता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वो तुम छोड़ दो, वो लो नहीं पढ़ना। अगर वो लो पढ़ोगे तो 11th में आना चाहिए तुम लोगों को मेरे पास, लेकिन तुम कहा हो एग्जाम में सीधा शॉर्ट करना। आप लोग एबीसीडी भी काम करना है, स्मार्ट स्टडी करनी, समझ रहे हो क्या? चलो तो एन और यू, मान लो ये एन है, सॉरी मान लो ये यू है और ये एन है, ये प्रोपोर्शनल में होगा तो ये ऐसा होगा। लेकिन अब कंडीशन क्या है, ऐसा नहीं है। अब कंडीशन तो ये है, कंडीशन क्या है बच्चा, कंडीशन अब तो एन प्रोपोर्शनल टू 1/u है, बोलो हाँ है ना। यही तो कंडीशन है, बोलो हाँ है ना। अगर ऐसी कंडीशन होगी तब क्या होगा, इसका जवाब दो। ऐसी कंडीशन होगी तब क्या होगा, फोन किसका है? ऐसी कंडीशन जब होगी, उसको सुनो बेटा, बेटा क्या कर रहे हो। ऐसी कंडीशन जब आएगी तो सुनो, ऐसी कंडीशन होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, कैसा,
ऐसा। तो आंसर क्या होता है, ये वाला। क्वेश्चन पे आ जाए अपन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एन और यू के बीच में ग्राफ खींचना। क्लियर है कि नहीं है? चलो, तो क्या हमको ये चीज पता है, इधर कर जाऊं थोड़ा सा, क्या हमको ये चीज पता है कि एन, पिंक वाला लेते हैं तुम्हारी पसंद का, ये लो, एन प्रोपोर्शनल टू 1/u है, ये तो पता ही है अपने को। तो एक रिलेशन ये भी लिख लेना, एन यू बराबर कॉन्स्टेंट के आगे एन प्रोपोर्शनल टू 1/u भी कर लेना। समझ में आ रही है बात? चलो, अगर ये कंडीशन है, अब देखो सुनो, अब तुम्हारा क्वेश्चन मैंने गलत करवा दिया था। अब कौन सा ऑप्शन सही है? हो गई गलती। अब आंसर क्या आएगा? वहां पर ऑप्शन ये नहीं होगा, ऑप्शन क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। यही तो समझाना था। तो आंसर अब क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। समझ में आ गई कि नहीं आई बात? मतलब हमारे सामने तीनों रिलेशन है। ये मैंने इसीलिए लिखा था क्योंकि तुमको ये और ये तो समझ में आ गया था, ये समझ में नहीं आया था। तो तुमने क्या किया, इसको देखकर लगा दिया। पर आंसर तीनों सही है, मतलब तीनों रिलेशन सही है। एन समानुपाती 1/u भी होता है, एन यू बराबर कांस्टेंट भी होता है, और n1u1 बराबर n2u2 भी होता है। इसलिए पहले मैंने आपसे गलत करवाया, फिर मैंने आपको सही करवाया। क्लियर है कि नहीं है? पहले आपसे गलती करवाई। अब ये गलती क्यों करवाई, तुमको जिंदगी में हमेशा याद रहेगी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्लास के बीच, अब जैसे कोई बच्चा पहले क्लास ले रहा हो ना, तो नीचे कमेंट कर देगा, सर ये तो आप गलत पढ़ा रहे हो। अरे आगे मैंने सही किया है, बच्चे को समझाने के साथ पहले गलती। तुम जितनी बार कॉपी में गलतियां करते हो और फिर सही लिखते हो ना, वो हमेशा याद रखता है। आदमी का ब्रेकअप हो जाए और उस टाइम कोई सहारा दे, उसको सहारा देने वाला याद रहता है कि मेरा दोस्त था या मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उसने संभाला, वरना मैं तो बर्बाद हो गई थी। तो आदमी को कौन याद रहता है? जब दिनों दिन होते जाएंगे ना, उस बंदे का प्यार याद नहीं रहता, उसको याद क्या रहता है कि किसने मुझे संभाला, किसने मेरे को मोटिवेट किया। ऐसे मैंने आपसे गलती करवाई, पहले आपसे गलती करवाई, फिर इसको सोल्व करवाया, जिससे कि आपके माइंड में हमेशा बैठ जाएगा। तीन फॉर्मूले हैं, n1u1 इज इक्वल टू n2u2, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल बाय 1/u, और n1u1 इज इक्वल टू n2u2, और n u बराबर कांस्टेंट। ये तीन रिलेशन है। अब देखो रिलेशन बन गया, लेकिन हमने क्या कहा था, ग्राफ वही खींचा जाएगा जहां पर एक को एक तरफ कर दो, दूसरे को एक तरफ कर दो। तो ये एक तरफ है और ये एक तरफ है। उस केस में मैंने बताया था कि आप लोग ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह ग्राफ बनता है। तो आंसर क्या होगा? सी। ये लो, अगर तुम u करोगे तो u इधर लोगे तो u/1/n होगा, तो भी ग्राफ तो वही बनेगा। आप, ये बच्चा कह रहा है, एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर एन यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, राइट? आप u को इधर ले लो और n को इधर ले लो, तो कोई दिक्कत नहीं है तो उल्टा सीधा ही ना, एक ऊपर है एक नीचे, तो ग्राफ तो हमेशा ऐसा ही बनेगा। अगर मैं n को ऊपर कर दूं, u को नीचे कर दूं, तो भी ग्राफ सही है। अगर मैं n को ऊपर कर दूं, u को नीचे कर दूं, तो भी ग्राफ ही होगा। आगे बात सुनिए, तो ग्राफ कौन सा होगा, आंसर कौन सा होगा? सी। तो पिछले क्वेश्चन का जो आंसर है, जो मैंने आपसे गलती करवाई, वो क्या होगा कि आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। और मैंने आप लोग कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन भी कैसा दिया? बी एंड सी बोथ, लेकिन तीनों सही है, तीनों ही सही है। n प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/u, n u1 इज इक्वल टू n2u2, n इज इक्वल टू कांस्टेंट, और d होगा ऑल ऑफ द अबव। तो यानी कि हाँ, ऐसा आएगा ही नहीं ना, ऐसा नहीं आएगा। अगर आप तीनों क्वेश्चन सही है तो तीनों, अगर ऐसा होता है तो क्वेश्चन गलत, तो बोनस मिलता है ना। चलो फटाफट, इसलिए मना कर रहा था, फोटो मत ले, गलत हो जाएगा बच्चे। चलो ये अगला क्वेश्चन आप फटाफट से नोट डाउन कर लो। देखिए बच्चों, तो ये पूरी फिजिक्स चल रही है ना, चाहे वो 11th की हो, चाहे 12th की हो, चाहे बीएससी की हो, चाहे एमएससी की हो, चाहे पीएचडी, उसका बेस पता है क्या है? Q इज इक्वल्स टू एन यू। समझ में आई बात? फिजिकल क्वांटिटी किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर यूनिट ऐड कर दोगे तो फिजिकल क्वांटिटी बन जाएगी, और फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होती है, चाहे वो 5 किलो चाहे 5000 ग्राम हो। तो एन यू इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी एन जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है यू 1/u के। आई बात? यू के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि एन यू इज इक्वल टू कांस्टेंट, या n1 बराबर n2u2। तो तीन रिलेशन बने, और तीनों से मैंने क्वेश्चन, आपको दो क्वेश्चन बनते हैं, फेमस क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए। कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत अच्छे समझ में आ गया, ये ग्राफ अपने को समझ में आ गया। अब एक चीज समझो, फिजिक्स कितनी तरह की है ना। फिजिक्स पढ़ने वाले, फिजिक्स का बेस हमने पढ़ लिया कि पूरी फिजिक्स के अंदर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी पढ़ लेंगे, फिजिक्स कितने तरह की है उस पर अगर हम लोग बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो देयर आर मेनी टाइप ऑफ फिजिक्स। ठीक है, देखो हमारे फिजिक्स के कई टाइप है। मैं फिजिक्स के टाइप की अगर बात करने बैठूंगा ना तो फिजिक्स बहुत बड़ी है। ये जो सबसे पहले आता है मैकेनिक्स, यांत्रिकी। तुमने पढ़ा होगा न्यूटन के गति के नियम, बल, त्वरण, घर्षण, है ना। ये सब जितने भी हैं वो सब किसके अंदर आते हैं, यांत्रिकी भौतिकी के अंदर आते हैं, मैकेनिकल फिजिक्स के अंदर आते हैं। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रही बात। मैकेनिक्स पढ़ेंगे, अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, कैपेसिटेंस, धारिता, कैपेसिटर, है ना, जितने भी हैं ये सब किसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, चलो फिर आता अपना मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म पढ़ा है, चुंबकत्व, है ना, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, इस तरह की। मैग्नेटिज्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, वो सब किसके अंदर आता है आपका, मैग्नेटिज्म के अंदर, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोल सकते हैं। समझ में आ रही है बात। इसके अलावा क्या है में क्वेश्चन आता है, इसके अलावा तुमने पढ़ी होगी ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में क्या, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, है ना, ऑप्टिक्स, है ना, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, तरंग यांत्रिकी, है ना, ये सब ऑप्टिक्स है। तो फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट है, इनमें से मैकेनिक्स जो है 11th में है। थर्मल, अब एक और पढ़ा होगा अपन, थर्मल फिजिक्स, ऊष्मा गति भी तो आती है, तो थर्मल फिजिक्स भी आती है। लेकिन अच्छी बात बताऊंगा इन सब में, थर्मल फिजिक्स, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, समझना, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स, और एक जो तुम्हारे सबसे फेवरेट होती है और जिसमें नंबर लाना आसान होता है, और नर्सिंग का बच्चा अगर उसको कर ले, अरे भाई क्या ही कहने हैं, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, ऐसे भर भर के क्वेश्चन इससे आते हैं, उसका नाम क्या है, मॉडर्न फिजिक्स। क्या नाम है, मॉडर्न फिजिक्स। कई बार 4 क्वेश्चन, कई बार 5 क्वेश्चन, कई बार 6 क्वेश्चन, तो मॉडर्न फिजिक्स। तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, थर्मल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये जितनी भी तरह की फिजिक्स ये अपनी 11th 12th के अंदर ही है ना। ये जितनी भी तरह की फिजिक्स है ना, जितनी भी तरह की फिजिक्स है, उन सबका बेस पता है क्या है। और मैंने आपको एक लाइन और बोली थी अभी जब मैंने शुरू किया था कि इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब मैं इस लाइन को बदल देता हूं, बदल दूं क्या, इस चैप्टर 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। कई बार क्वेश्चन ऐसा देगा बच्चे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज मैं बहुत बड़ा ट्रिक बता रहा हूँ फिजिक्स का, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर ढंग से पढ़ लिया ना तो आप ऑप्शन देख करके आंसर कर सकते हो। करूंगा ट्रिक, आज बोल रहा हूँ पहली क्लास है, इसमें बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर 6 से 7 क्वेश्चन लेगा बेटे। क्या लेगा, 6 से 7 क्वेश्चन। और जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तब बोलूंगा, एक तरीका तो वो करूंगा जिस चैप्टर में चलेगा, और दूसरा चैप्टर मतलब बोलूंगा यूनिट डायमेंशन तुमको पता नहीं पढ़ा था, हाँ पढ़ा, उससे भी सोल्व हो जाएगा। अगर इस चैप्टर ढंग से पढ़ लिया, ये चैप्टर 6 से 7 क्वेश्चन करवा देगा आप लोग, 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग करवा देगा। इसलिए इसको बेसिक ऑफ फिजिक्स बोलते हैं, Q इक्वल्स टू एन। एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यू मतलब स्टैंडर्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन या यूनिट, और क्यू क्या है आपका, फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर। अब ये जितनी भी भौतिक राशियां हैं, समझना, ये जितनी भी भौतिक राशियां, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये कितनी तरह की होती है इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं भैया, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहला जो प्रकार है वो क्या है, फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी। पीक्यू कर दूं क्या, क्या मैं पीक्यू कर सकता हूं, फंडामेंटल, सॉरी, फंडामेंटल या बेस फिजिकल क्वांटिटी।
चलिए पहला वाला हमने ये कर दिया। दूसरा वाला क्या है, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, चलो इसको भी हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया ताकि हम लोगों को आसानी रही पढ़ने। डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी, तो तीन तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आ रही बात सुनिए, पहली कौन सी है, दो मैं इंपॉर्टेंट तरीके से इसलिए बता रहा हूं, दो को तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। एक आएगा अपना फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी, दूसरा जो आएगा अपना कौन सा आएगा बेटा, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा जो आएगा वो होती है पूरक भौतिक राशियां, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी आई इसके बाद में, इसको भी हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे क्योंकि ये है ही छोटी सी, है ना, दिस इज द छोटी सी, तो छोटी सी को थोड़ा सा बाद में, यहां पर बेस खत्म। अब फंडामेंटल क्या होती है उसको पढ़ेंगे, डेरिवेटिव क्या होती है उसको पढ़ेंगे, और सप्लीमेंट्री क्या होती है उसको पढ़ेंगे। अब हिंदी में क्या क्या बोलते हो सुन लो, हिंदी में जो बोलते हो सुन लो, कई बार के हिंदी में तो क्वेश्चन आते हैं, हिंदी वाले बच्चे भी तो अपने पास। आधारभूत भौतिक राशियां, ठीक है, या मूल, दूसरा नाम क्या है, मूल भौतिक राशियां। आगे बात, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और अगला क्या है अपना, पूरक भौतिक राशियां। पूरक भौतिक राशि, तीन तरह की भौतिक राशि होती है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फटाफट से लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। बच्चों अगर आप इस क्लास के नोट्स लेना चाहते हैं, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, वहां पर व्हाट्सअप कर दीजिए कि सर नोट्स फॉर यूनिट एंड डायमेंशन, आपको नोट्स घर तक हम प्रोवाइड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हैंड रिटन नोट्स, हमारे प्रॉपर नोट्स आप लोगों को मिलेंगे तरीके से नोट्स, कोई दिक्कत नहीं, जो कि बिल्कुल हमारे ही होंगे बच्चा। किसी भी तरह के अच्छे नोट्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं, जो नंबर आपको दिया हुआ है। देखो भाई, अब हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी, किसकी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की एक बेसिक लाइन जो है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब ये स्वतंत्र है। क्या ये स्वतंत्र है, कैसे स्वतंत्र है, देखो सुनो। अब स्वतंत्र का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो द्रव्यमान है, मास है और एक टाइम है, क्या मास और टाइम एक दूसरे डिपेंडेंट, कोई 5 किलो को अपन 5 सेकंड से तुलना नहीं कर सकते, बोलो है ना, या 5 घंटे को अपन 5 किलो से तुलना नहीं कर सकते, यहां पर 5 एम्पियर को 50 किलो से तुलना नहीं करते। जो अनडिपेंडेंट है, जो डिपेंडेंट नहीं रहती किसी पे, वो सब क्या कहलाती है, फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। और आपका डेरिवेटिव क्या होता है, हम लोग फंडामेंटल से, आधारभूत से जो भौतिक राशियां बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं अपन, व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्लियर है कि नहीं, और जिन दोनों में नहीं आती वो कौन सी होती है आपकी, पूरक भौतिक राशियां। क्लियर है कि नहीं, वापस समझेंगे, तीन तरह की भौतिक राशियां, तीन तरह की फिजिकल क्वांटिटीज है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जो इंडिपेंडेंट है, किसी पर भी डिपेंड नहीं करती, अलग से जिसको अपना चाहिए, ओहदा चाहिए, वो कौन सी है आपकी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इससे हम लोग क्या बना सकते हैं, डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी, यानी व्युत्पन्न भौतिक राशियां। और जो अलग ही होती है उन्हें क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब क्वेश्चन आया हुआ कि सप्लीमेंट्री, अब इसको पढ़ेंगे, ये कौन कौन सी बाद में पढ़ेंगे, अभी पढ़ लेंगे, लेकिन जो पूरक भौतिक राशियां उसके बारे में क्वेश्चन करते हैं कि पूरक भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो यहां पर दो तरह के एंगल है, एक तो सॉलिड एंगल,
और एक प्लेन एंगल। ये दोनों क्या है बेटा, सिर्फ दो ही हैं, पूरक भौतिक राशि दो ही हैं, एक तो ठोस कोण और एक समतल कोण। ये दोनों क्या है आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल, तो आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया हुआ था विच वन इज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका आंसर क्या था सॉलिड एंगल। क्लियर है कि नहीं है? तो ठोस कोण जो होता है, मैं जब अपन पढ़ेंगे आगे तो बताऊंगा ठोस कोण क्या होता है और समतल कोण क्या होता है, आगे अपन जब फिजिक्स चलेगी। तो ठोस कोण और समतल कोण जानना जरूरी नहीं है इतना भी, क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन करना है। तो ठोस कोण और समतल कोण दोनों क्या आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं है? अब चलते हैं भाई साहब हम सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फटाफट यहां से क्वेश्चन आता है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जब हम पढ़ रहे हैं तो कौन कौन सी होती है? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? मैंने बताया था कि जिनको मेजर किया जा सकता है। क्लियर है कि नहीं? जिनको मेजर किया जा सकता है उसमें सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं किसके ऊपर? पहला आ रहा है मास, ठीक है। फिर क्या आ रहा है? लेंथ। फिर क्या आ रहा है? टाइम। फिर क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। स्पीड कहां से आएगा? टेम्परेचर, मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगला आएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, समझो। देखो हिंदी में क्या बोलते समझो, मास यानी क्या होता है? द्रव्यमान। लेंथ यानी क्या होता है? लंबाई। टाइम यानी क्या होता है? समय। इलेक्ट्रिक करंट यानी क्या होता है? विद्युत धारा। टेम्परेचर क्या होता है? तापमान। अमाउंट ऑफ पदार्थ की मात्रा। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या बोलते हैं? ज्योति की तीव्रता। अब समझो ये सात ही क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी होती, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है। इनके अलावा सारी क्या होती है? डेरिवेटिव होती है। भाई हमने सप्लीमेंट्री तो पढ़ी ली, वो तो दो ही होती है। ये फंडामेंटल या बेस कितनी होगी? सात होगी। एक दो तीन चार पांच छह सात, सात क्या होगी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इसके अलावा जितनी भी बची वो सारी क्या हो जाएंगी बेटा? वो सारी की सारी डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि विच वन इज बेस फिजिकल क्वांटिटी, तो इनमें से एक ऑप्शन दे देगा और तीन नहीं देगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो यही आपका इनमें से आपका आंसर होगा। अभी क्वेश्चन कर लेंगे, पता लग जाएगा। अब देखो सुनो, क्या मैं इसको छोटा कर दूं? सात होती है तो पता लग गया। मैंने थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। चलिए और थोड़ा सा इधर कर दो। देखो अब देखो सुनो, अब इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ना? इनको अपन लोग किस तरह इनकी यूनिट बात करते हैं। यूनिट कैसे करते हैं? यूनिट क्या क्या होगी? यूनिट की बात करते हैं। मास की जो ऐसा यूनिट होगी कौन सी होगी? स्टैंडर्ड यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम वाली है ना, जो अपन स्टैंडर्ड बना रखा है सबका। तो मास का क्या होगा बच्चा? किलोग्राम, ठीक है। लंबाई क्या होगा? मीटर। टाइम का क्या होगा? सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा? एम्पियर, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा? केल्विन, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होगा? मोल, ये यूनिट है बच्चा ना। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होगा? कैंडेला। बोलो हाँ है ना? और मैंने कहा था कि जब हम ब्रैकेट में लिख दें चीजों को तो वो क्या हो जाती है? अब देखो कई बार क्या होता है शॉर्ट फॉर्म भी लिखी होती है, या तो वो शॉर्ट लिख देगा पूरा किलोग्राम लिख देगा। अब ये समझो कैंडेला को किस रिप्रेजेंट करेंगे? सीडी, छोटा करेंगे तो सीडी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसकी यूनिट को अपन सीडी भी कर सकते हैं, इसकी यूनिट एमओएल की जगह अपन एमओएल भी कर सकते हैं। केल्विन अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? के भी कर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं है? एम्पियर को अपन डायरेक्ट केवल ए भी कर सकते हैं, सेकंड को अपन केवल एस भी कर सकते हैं। बोलो हाँ है ना? मीटर को पूरा एम ई टी आर करो या एम करो, बात तो वही है। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ की अगर बात करूंगा तो किलोग्राम लेंथ के लिए पर मीटर, सेकंड, ये सब अपन ले लिया। अब बात करेंगे डायमेंशन। किसकी बात कर रहे हैं बच्चा? डायमेंशन यानी विमा। अब डायमेंशन जो होता है ब्रैकेट, अब मास का जो होगा वो होगा एम। यहां पर किलोग्राम में से के मत कर देना,
इसकी वजह से क्या होगा एम, लंबाई में लेंथ में एल है तो क्या आएगा एल, जो ब्रैकेट में आता है तो डायमेंशन होता है। टाइम क्या होगा टी, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा ए, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक करंट का जाएगा आपका एम्पियर का ए। टेम्परेचर क्या आ जाएगा केल्विन, तो के कर सकते हो या कई बार थीटा भी लिखा हुआ है ना, तो थीटा भी आता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पदार्थ की मात्रा, तो कैसे क्या होगा मोल, एम ओ एल, इसमें ई नहीं लगता है ना बच्चे, और कैंडल क्या लिखेंगे बस सी डी, क्लियर है कि नहीं है। तो ये क्या हो गया आप लोगों का डायमेंशन हो गया, बोला है ना। इनके अलावा अब देखो इंडिपेंडेंट है क्या, मास लेंथ से इंडिपेंडेंट है, बोलो है ना। लेंथ और टाइम का कोई रिलेशन बनता नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट लंबाई पर डिपेंड नहीं करती, तापमान द्रव्यमान पर इन पर निर्भर। तो जो इंडिपेंडेंट है उन्हें क्या बोला अपन ने, बेस फंडामेंटल क्वांटिटी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन लोग, विच वन इज ऑड, ऐसा क्वेश्चन आता है। हिंदी में क्या हुआ इसका, कौन सा विषम है, कौन सा विषम है। ऑप्शन दे दिए बच्चों आप लोगों को, ए ऑप्शन में आ गया लेंथ, बी ऑप्शन में आ गया कैपेसिटेंस, सी ऑप्शन में आ गया इलेक्ट्रिक करंट, बच्चा डी ऑप्शन में आप लोग को आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा आंसर होगा। हिंदी की बात करो तो लेंथ यानी होगा लंबाई, धारिता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। अब देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं ए की, सी की और डी की, तो ए सी और डी ये तीनों क्या है आपकी, ए सी डी को देखो, ए में कौन सा आ गया आपका, इनमें से ए सी डी कौन सी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, क्लियर है कि नहीं है। लेकिन अगर मैं जाऊं यहां पर तो ये कौन सा है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो आंसर ये विषय में, तो आंसर क्या जाएगा बी। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, क्लियर है कि नहीं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, ज्योति की तीव्रता का मात्रक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, ज्योति की तीव्रता का मात्रक है। ज्योति की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, आइए ऑप्शन नंबर देते हैं। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी कैंडेला, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन पर मीटर। क्या आंसर होगा बच्चों, अभी मैंने पढ़ा था, कहां पढ़ा था, देखिए जस्ट से पढ़ा था कि ज्योति की तीव्रता का जो मात्रक है, यूनिट क्या है, वो क्या है आपका कैंडेला है। तो आंसर क्या होगा आपका सी आंसर होगा, और ये आपका राइट आंसर। बच्चों लगातार क्लासेस आप लोग लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेलिक्स को। दूसरी बात, अगर आप हमारी क्लासेस को रेगुलरली ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में से किसी मोड पर लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस जयपुर में, ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। अगली बात, ये क्लास आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डेरिवेटिव फिजिकल क्वांटिटी, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। नर्सिंग का सपना, आप गवर्नमेंट कॉलेज का सपना, नीट का सपना, पैरामेडिकल सपना आसान हो सकता है। फिजिक्स आप मेरे साथ कर रहे हो या मेरी टीम के साथ पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप अच्छे से कर रहे हो, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। विश ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं। और मैं बार बार एक लाइन मैंने बोली है, निशाना तय है, आप ध्यान रखिएगा, मंजिल तक पहुंचना है हम सबको मिल करके। थैंक यू सो मच।